क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी को अपनी योजना बता देते हैं, अपने भविष्य का सपना या अगला कदम, तो चीज़ें अक्सर बिगड़ने लगती हैं। आपने किसी को कहा, मैं एक नया स्टार्टअप शुरू करने जा रहा हूँ, और कुछ ही समय में वही व्यक्ति वैसा ही आइडिया लेकर सामने आ गया। या आपने किसी मित्र को बताया, मैं उस पदोन्नति के लिए प्रयास कर रहा हूँ, और वही व्यक्ति अचानक आपका कॉम्पिटिटर बन गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस दुनिया में लोग इंटेंशन समझते ही उससे बचाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। जब आपका उद्देश्य साफ हो जाता है तो विरोध भी जन्म लेता है। लोग कंपैरिजन करने लगते हैं, कैलकुलेशन करने लगते हैं, और अंत में सैबोटाज तक कर सकते हैं। इसलिए इतिहास और मनोविज्ञान हमें सिखाता है, कॉन्सील योर इंटेंशन। अपनी स्ट्रैटेजी को रहस्य बनाकर रखो, अपने उद्देश्य को धुंध में छिपा कर रखो, ताकि सामने वाला केवल कंफ्यूजन में रहे और तुम आगे बढ़ सको बिना किसी रुकावट के। यही है शक्ति का पहला संकेत, चुप रहना। जहाँ स्पष्टता कमजोरी बन जाती है, वहाँ रहस्य पावर बन जाता है। आप देख रहे हैं अनस्पोकन रिल्म, और ये है लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। एक 1860 का दशक। पूरे यूरोप में सत्ता की बिसात बिछ चुकी थी। जर्मनी नाम की कोई यूनिफाइड सत्ता नहीं थी, बस 39 बिखरे हुए राज्य थे, जिनमें एकता नहीं बल्कि अविश्वास था। हर राज्य का अपना राजा, अपनी सेना, अपनी राजनीति, और इन सब का नेतृत्व कर रहा था ऑस्ट्रिया, एक पुरानी ताकत जो अब खोखली हो चुकी थी। लेकिन कोई खुलकर चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। सभी जानते थे ऑस्ट्रिया अभी भी शक्ति का प्रतीक है। और तभी प्रूशिया की सत्ता में आया एक नया चेहरा, ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऊपरी तौर पर एक धार्मिक, रूढ़िवादी, संतुलित चेहरा, एक ऐसा नेता जो परंपराओं को मानता है, विवादों से दूर रहता है, पर अंदर ही अंदर वह एक अलग ही खेल खेल रहा था। उसका सपना था एक यूनिफाइड जर्मनी बनाना, लेकिन यह सपना अगर जाहिर कर दिया जाता तो ऑस्ट्रिया उसे कुचल देता। यूरोप की अन्य शक्तियां हस्तक्षेप करती और जर्मन राज्य खुद उसके खिलाफ हो जाते। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, उसने कोई घोषणा नहीं की, कोई नारा नहीं लगाया, कोई इरादा नहीं जताया, बल्कि ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर ली। 1864 में डेनमार्क के खिलाफ ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ने मिलकर युद्ध लड़ा। श्लेस्विग और होल्स्टाइन, ये दो अहम क्षेत्र जीते गए। ऑस्ट्रिया को लगा बिस्मार्क उसका सच्चा साथी है, लेकिन यहीं से खेल शुरू हुआ। जीते हुए क्षेत्रों को लेकर विवाद खड़ा किया गया जानबूझकर। ऑस्ट्रिया ने विरोध जताया, बिस्मार्क ने जवाब नहीं दिया, चाल चली। ऑस्ट्रिया को लगा प्रूशिया पीछे हट रहा है, लेकिन असल में प्रूशिया युद्ध की तैयारी कर रहा था। 1866 में शुरू हुआ ऑस्ट्रो प्रशन वॉर। ऑस्ट्रिया हारा। अब बिस्मार्क के पास था पूरा अधिकार। वो चाहता तो ऑस्ट्रिया को पूरी तरह नष्ट कर सकता था, पर उसने वैसा नहीं किया। उसने ऑस्ट्रिया को शांति प्रस्ताव भेजा, उसे अपमानित नहीं किया, राजा को उसकी गद्दी पर रहने दिया, लेकिन नेतृत्व छीन लिया। ऑस्ट्रिया अब केवल नाम का ताकतवर था। उसकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी थी, और बाकी जर्मन राज्यों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने प्रूशिया को अपना नया नेता मान लिया। पर बिस्मार्क यहीं नहीं रुका। उसे पता था एक राष्ट्र बनाने के लिए सिर्फ नेतृत्व नहीं चाहिए, एक साझा दुश्मन चाहिए, एक कॉमन फियर, और वो दुश्मन बना फ्रांस। बिस्मार्क ने फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट छेड़ा। एक संदेश EMS डिस्पैच को एडिट करके लीक किया गया, जिससे फ्रांस को सार्वजनिक तौर पर अपमानित महसूस हुआ। फ्रांस ने युद्ध की घोषणा की। बिस्मार्क ने कुछ नहीं कहा। प्रूशिया पहले से तैयार था। 1770 में शुरू हुआ फ्रैंको प्रशन वॉर। फ्रांस हार गया, और फिर आया वो क्षण जब बिस्मार्क ने जर्मन इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वर्साइल के महल में अपने पराजित दुश्मन की धरती पर उसने जर्मन राज्यों को इकट्ठा किया, और वहीं 1871 में जन्म हुआ द जर्मन एम्पायर का। प्रूशिया का राजा बना काइजर, और ऑटो फॉन बिस्मार्क बना द आयरन चांसलर। उसने जो चाहा वो हासिल किया, बिना किसी को बताए, बिना किसी को विश्वास दिलाए कि वो क्या करने वाला है। ऑस्ट्रिया को लगा वो उसका मित्र है, पर वो दुश्मन निकला। फ्रांस को लगा वो न्यूट्रल है, पर वो युद्ध चाहता था।
जर्मन राज्य सोचते रहे कि बिस्मार्क संतुलन बनाए रखना चाहता है, पर वो सत्ता को कंट्रोल कर रहा था। जब तक किसी को समझ आता कि असल में हो क्या रहा है, सब कुछ हो चुका था। बिस्मार्क की कहानी इस बात की सबसे गहरी मिसाल है कि किसी भी गेम ऑफ पावर में इंटेंशन को जाहिर करना नहीं, छुपाना चाहिए, क्योंकि जब सामने वाले को यही नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, तो वो उससे लड़ ही नहीं सकता। ऑटो फॉन बिस्मार्क ने अपनी जिंदगी में बार बार यह सिद्ध किया कि जो आदमी दिखाता कम है, करता ज्यादा है, वो इतिहास बदलता है। 1904 लंदन। एक पतझड़ की शाम, हवा में नमी थी और भीड़ रॉयल थिएटर के बाहर सांस रोके खड़ी थी। मंच के पीछे एक कांच का बॉक्स रखा गया था, बिल्कुल सील, हवा रहित, रीइंफोर्स्ड लॉक से बंद। भीड़ चिल्ला रही थी, इम्पॉसिबल, मैडनेस। और फिर वो अंदर आया, एक दुबला पर खौफनाक आत्मविश्वास से भरा इंसान। हरी हाउडिनी, काले कपड़े, चमकती आंखें और एक चेहरा जिसमें न डर था न हड़बड़ाहट। उसने एक बार अपनी कलाई घुमाई और खुद को उस कांच के बॉक्स में बंद करवा लिया। लॉक्स लगाए गए, चेन्स लपेटी गई, बॉक्स को पानी के बड़े टैंक में डुबो दिया गया और फिर डेड साइलेंस। पानी के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कोई हरकत नहीं, कोई आहट नहीं। क्लासिकल संगीत थम चुका था, हर दिल की धड़कन जैसे उसी टैंक के साथ बंद थी। 60 सेकेंड, 90 सेकेंड, 2 मिनट। भीड़ कांपने लगी, क्या ये उसकी आखिरी परफॉर्मेंस होगी? लेकिन फिर वाटर टैंक के अंदर एक झटका, एक हलचल, और अगले ही पल हुडिनी बॉक्स से बाहर, हाथ फैलाए, सांस लेते हुए, जैसे मौत को उसने चकमा दे दिया हो। भीड़ पागल हो गई। तालियों की गूंज, अखबारों की हेडलाइंस, मैन हु कांट बी किल्ड, मॉडर्न मिरेकल पर सच्चाई। किसी को नहीं पता था वो कैसे बाहर आया, ये सिर्फ हुडिनी जानता था। वो जानता था कि लोग स्पेक्टिकल को देखना चाहते हैं, एस्केप, डेथ डिफायंस, सुपरनैचुरल इल्यूजन। लेकिन अगर वो सच बता देता कि उसने महीनों तक लंग्स कंट्रोल की प्रैक्टिस की थी, कि उसने बॉक्स के एक कोने में छुपा अनलॉकिंग लैच बनवाया था, कि वो स्टंट नहीं, डिसिप्लिन और कैलकुलेशन था, तो क्या लोग उसी इंटेंसिटी से तालियां बजाते? इसलिए उसने कभी रिवील नहीं किया, ना अपना मेथड, ना अपना माइंडसेट। वो इल्यूजन बेचता था, पर अपनी रियलिटी छुपाता था। एक बार उसका राइवल, जो उसकी परफॉर्मेंस कॉपी करना चाहता था, उसी स्टंट को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, पर उसके पास वो टेक्निक नहीं थी। वो सिर्फ सरफेस देख रहा था, हुडिनी का काल्म एक्सप्रेशन, उसके मूवमेंट्स, पर वो नहीं जानता था कि हर मूवमेंट के पीछे हिडन कैलकुलेशन था, हर एक्सप्रेशन के पीछे रिहर्स टाइमिंग थी। उस राइवल ने खुद को बंद करवाया, पानी में डुबोया गया, और जब तक उसे बाहर निकाला गया वो बेहोश था। कुछ सेकंड और तो शायद मर चुका होता। क्यों? क्योंकि उसने स्पेक्टिकल देखा पर स्ट्रैटेजी नहीं। उसने बाहर की रियलिटी देखी पर भीतर की प्रक्रिया को समझने की कोशिश नहीं की, और यही हुडिनी की ताकत थी। उसने कभी अटेंशन अपने सीक्रेट पर नहीं जाने दी। वो जानता था मिसडायरेक्शन इज द अल्टीमेट प्रोटेक्शन। लोग उसके हाथों की ओर देखते रहे और असली ट्रिक उसके माइंड में चल रही थी। वो परफॉर्म नहीं करता था, वो मैनिपुलेट करता था। हर बार जब वो मौत से बच निकलता, लोग समझते वो चमत्कार है, पर वो एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन होता था जिसके पीछे था हजारों घंटों का प्रैक्टिस, प्लानिंग और साइलेंस। हुडिनी कोई राजा नहीं था, कोई सेना उसके पास नहीं थी, कोई क्राउन, कोई टाइटल नहीं। फिर भी वो मैसेस के दिमाग पर राज करता था, क्योंकि उसने साबित कर दिया कि दुनिया को बस वो दिखाओ जो वो देखना चाहती है, और जो वो नहीं देखे वहीं से तुम असली वार करो। उसने कभी अपनी ट्रिक नहीं बताई, कभी नहीं बताया कि वो मरते मरते कैसे बचा, कभी नहीं कहा कि वो इंसान था ना कि कोई देवता, और यही साइलेंस उसे अमर बना गई। तो इन दो कहानियों से क्या समझ आया? एक जिसने तलवार नहीं उठाई पर साम्राज्य बना दिया, और दूसरा जिसने खुद को जंजीरों में बांधा फिर भी दुनिया को अपने इशारों पर नचाया।
बिस्मार्क ने अपनी मंशा को एक बंद संदूक की तरह छुपा कर रखा। कभी नहीं बताया कि वो पूरे जर्मनी को एक करना चाहता है, ऑस्ट्रिया के साथ हंसते हुए वाइन पी और उसी के खिलाफ एक ऐसी रणनीति रची जिसने सदियों पुराना साम्राज्य गिरा दिया। अगर वो बोल देता, अगर वो अपनी इच्छा को खुलकर कह देता, तो ऑस्ट्रिया उसकी पीठ पर वार करता, यूरोप की महाशक्तियां उसे कुचल देती और शायद आज जर्मनी का नक्शा ही अलग होता। पर उसने अपनी पावर को अपनी चुप्पी में छुपाया, और जब तक लोग समझे कि असली खेल क्या था, खेल खत्म हो चुका था। हैरी हुडीनी, एक और चेहरा, पर खेल वही, छल और चुप्पी का। अगर वो बता देता कि वो कैसे ताले खोलता है, कैसे सांस रोकता है, कैसे खुद को पानी के टैंक से बाहर निकालता है, तो क्या होता? लोग ताली तो बजाते, पर डरना छोड़ देते, क्योंकि जब रहस्य खत्म होता है तो जादू भी मर जाता है। हुडीनी ने कभी अपने ट्रिक्स नहीं बताए। लोग समझते रहे शायद ये कोई जादू है, शायद कुछ सुपरनैचुरल पावर। असल में वो सब कुछ डिसिप्लिन, कंट्रोल और मंथ्स की प्रिपरेशन से बनता था। लेकिन हुडीनी ने सबको बस धुआं दिखाया, आग नहीं दिखाई, और यही था उसका सबसे बड़ा इल्यूजन। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ बड़े राजनेताओं और जादूगरों के लिए है? क्या आज की दुनिया में, जहां हर चीज सोशल मीडिया पर है, जहां हर इंसान सब कुछ शेयर कर रहा है, क्या वहां भी ये लॉ काम करता है? और जवाब है हाँ, शायद पहले से भी ज्यादा। आज अगर तुम कोई बिजनेस शुरू करते हो तो पहली गलती यही होती है, सबको बता देते हो मैं ये करने वाला हूं, मेरे पास एक बड़ा आइडिया है, बस फंडिंग चाहिए, और उसी पल दुनिया कैलकुलेट करने लगती है। कुछ तुम्हारे आइडियाज चुरा लेते हैं, कुछ रास्ता रोकने लगते हैं, कुछ तुम्हें नीचा दिखाने का इंतजाम करने लगते हैं। इसलिए अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम वेग रहोगे, कहोगे कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूं, अभी सोच रहा हूं, देखते हैं कहां जाता है। सुनने वालों को लगेगा शायद तुम कंफ्यूज्ड हो, शायद तुम्हारे पास कुछ सॉलिड नहीं है, पर यही तो असली स्ट्रैटेजी है। तुम अपनी नींव खुद बना रहे हो और सामने वाले सिर्फ गेसिंग गेम खेल रहे हैं। अगर तुम किसी प्रमोशन के पीछे हो तो एक्ट करो जैसे तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं, दिखाओ जैसे तुम्हारा फोकस कहीं और है, पर अंदर ही अंदर हर कॉन्वर्जेशन, हर मीटिंग, हर डिटेल को साइलेंटली पकड़ते रहो। जब बाकी लोग फ्रंट फुट पर होंगे, तुम रियर से स्ट्राइक करोगे, और जब वो सवाल पूछें तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते थे, तो बस मुस्कुरा देना। जैसे हुडीनी, जब लोग पूछते थे कि तुम कैसे करते हो ये सब, वो कहता था मैजिक। असल में वो सिर्फ लोगों की आंखों से सोचता था। वो जानता था कि लोग क्या देखना चाहते हैं, तो वो वहीं दिखाता था, और जो असली था वो सिर्फ उसके दिमाग और चुप्पी के बीच छुपा रहता था। तुम्हें भी वही करना है। लोगों को हिंट दो पर रास्ता मत दो, उन्हें आवाज दो पर दिशा मत दो, उन्हें शक करने दो पर क्लैरिटी कभी मत दो। अगर वो खुद गलत समझ लें तो कभी उन्हें सही मत करो, क्योंकि कई बार लोगों की गलतफहमी ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवर बन जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ये सब पैरानॉइड होकर मत करना। हर बात छुपाना, हर ट्रूथ को मैनिपुलेट करना, ये मत बनो। बस ये जानो, क्या रिवील करना तुम्हारी पोजीशन को मजबूत करता है और क्या रिवील करना तुम्हें कमजोर कर सकता है। जो तुम्हारी ताकत बढ़ाए उसे दुनिया के सामने रखो, और जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी तोड़ सकता है उसे छुपा कर चलो, क्योंकि ये दुनिया आइडियाज से नहीं, इल्यूजन से चलती है। ऑटो फॉन बिस्मार्क ने दुनिया को गलत समझने दिया और एम्पायर बना दिया। हैरी हुडीनी ने दुनिया को जादू में उलझा दिया और इमॉर्टल बन गया। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। तुम दुनिया को अपने इरादे दिखाओगे या सिर्फ वही दिखाओगे जो उसे डिस्ट्रैक्शन लगे। तो अगली बार जब तुम्हारे दिमाग में कोई बड़ा प्लान आए, कोई गेम चेंजिंग आइडिया, कोई बोल्ड डिसीजन, तो उसे सबसे पहले कहने का मन करेगा, पर रुक जाना, क्योंकि दुनिया सलाह नहीं देती, ये शक करती है। और जब तक तुमने पहली ईंट रखी नहीं होती, लोग तुम्हारा किला गिराने की तैयारी शुरू कर चुके होते हैं। बोलना आसान है, पर असली ताकत चुप रहकर बढ़ती है। याद रखो, जैसे जैसे तुम्हारा सपना बड़ा होगा, वैसे वैसे उसे निगलने वाले भी तैयार बैठेंगे। इसलिए दुनिया को वो दिखाओ जो वो देखना चाहती है, और असली काम खामोशी में करो,
तुम इल्यूजन बनो, ताकि जब तुम वार करो तो सबको लगे कि वो तो बस एक हवा का झोंका था, और जब तक लोग समझें कि असली चाल क्या थी तब तक तुम जीत चुके हो। ये था लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। अनस्पोकन रेल्म पर अगली कहानी में फिर मिलेंगे, जहाँ पावर का खेल और भी गहरा होगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनते, हम छुपे हुए इरादों की तह तक जाते हैं।